दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सत्ता का मतलब होता क्या है और सत्ता के पास अगर पूर्ण बहुमत ही नहीं बल्कि 2/3 की स्थिति में अगर सत्ता खुद को खड़ा कर ले तो फिर इस देश में लोकतंत्र को परिभाषित कौन करेगा और संविधान को परिभाषित कौन करेगा, यह भी अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि संविधान कहता है चुनाव का मतलब लोकतंत्र है, लेकिन चुनाव के जरिए अगर सत्ता मिल जाए और वह भी पूर्ण ताकत के साथ मिल जाए तो फिर संविधान की व्याख्या और उसे परिभाषित भी सत्ता ही करती है। और संविधान के जरिए जो परिभाषा लोकतंत्र की गढ़ी गई उसे भी सत्ता बदल सकती है, क्योंकि सत्ता कहती है संवैधानिक संस्थान हमारे साथ हैं, संसद भी हमारे साथ है, तो फिर आपकी क्या हैसियत है। दरअसल आज जिक्र एक ऐसे विधेयक को लेकर हम आपके साथ करना चाहते हैं जिसमें संविधान के भीतर जो इस देश के नागरिकों को लोकतंत्र जीने के जो अधिकार चुनाव के जरिए मिलते हैं उसको संसद पलटने की स्थिति में आ गई है। और एक ऐसा बिल लोकसभा में पास हुआ है और राज्यसभा में अब कल पास हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा में आज जो बिसात बिछाई गई वो बिसात ये बताने के लिए काफी थी कि केंद्र सरकार एक एक शहमात की स्थिति को पहले परखती है, उसके बाद विधेयक को लेकर आती है, बहस की गुंजाइश हो तो थोड़ी बहस करती है, वोटिंग की गुंजाइश में अगर हारने की स्थिति बन जाए तो उसको ध्वनिमत से पारित करा लेती है, जैसा किसान रिफॉर्म बिल को लेकर सरकार ने किया था। ऐसी ही स्थिति एनसीटी को लेकर जो बिल है जो राज्यसभा में आने वाला है उस पर भी होने वाली है। क्योंकि आज जब राज्यसभा 5:10 पर एनसीटी बिल को इंट्रोड्यूस किया गया तो उसके तुरंत बाद शोर शराबे के बीच 15 मिनट के लिए कहा गया एडजॉर्न किया जा रहा है राज्यसभा। एडजॉर्न हो गया, 5:24 पर फिर राज्यसभा लगी, फिर कहा गया हम 5:40 पर मिलेंगे, 5:40 पर फिर मिले, फिर कहा गया 5:50 पर मिलेंगे, 5:50 पर फिर सजी राज्यसभा, उसके बाद क्या 6:10 पर मिलेंगे, 6:10 पर फिर जब बात शुरू हुई तो कहा गया अब इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। इसके मतलब मायने भीतर के ये है कि जो सदस्यों की संख्या सत्ता पक्ष को चाहिए वह कल पूरी होगी जो आज शायद उलझी हुई थी। इसका मतलब यह है कि कल किसी तरीके से हंगामे ना हो या ये शोर शराबा इस देश की नजर उस दिशा में ना जाए कि दिल्ली में केंद्र शासित राज्य का तमगा भी एलजी के हाथों में कैसे थमा दिया जाएगा, इस दिशा में कोई देखे नहीं, शोर शराबा ना हो, उसके लिए एक पूरी बिसात आज ही बिछा दी गई। लेकिन सवाल यह है कि एलजी के पास ये सारे अधिकार क्यों सौंपे जा रहे हैं। सवाल यह है कि जनता अगर वोट डालती है तो जिन्हें उसने चुना है तो वह उनसे मांग करेगी या एलजी से मांग करेगी। ये सारे सवाल हाईकोर्ट में भी आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी आए हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के बीच में एक बात समझने की जरूरत है कि राजनीतिक तौर पर इस देश में वही राजनीति चुनौती दे सकती है या आगे बढ़ सकती है जो नए प्रयोग करे। क्या दिल्ली की सरकार ने नया प्रयोग किया उससे पहले? यह समझ लीजिए कि दिल्ली की जनता ने अपने तरीके से नया प्रयोग किया। इस देश में सत्ता चुनकर 70 में से 67 सीटें पहली बार और 70 में से 62 सीटें पहली बार आम आदमी पार्टी को दे दी। ना बीजेपी का पता, ना कांग्रेस का पता, ना निर्दलियों का पता, ना छिटपुट राजनीतिक दलों का पता, इतनी बड़ी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी को चुना गया। लेकिन यह केंद्र शासित राज्य भी है, यहां पर एलजी की नियुक्ति भी है। और 1991 में जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था उस समय 2-3 बातों का जिक्र बहुत साफ तौर पर किया गया था। हमें लगता है कि उसे इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि आज जब जिक्र इस बात का हो रहा है कि एलजी के हाथ में वो सारी चीजें रहनी चाहिए जिससे विधानसभा का महत्व खत्म हो जाए, जिससे कैबिनेट की बैठक कोई मायने ना रखे, जिससे कानून को लागू कराने के लिए चुनी हुई सरकार महत्वहीन हो जाए। फाइल में जो भी दर्ज हो यानी ब्यूरोक्रेट कुछ भी उसमें लिखे वो सबसे पहले कहां जाए? एलजी के पास जाए। यानी एलजी की सहमति के बगैर दिल्ली में ना कोई कानून बन पाए, ना विधानसभा के भीतर कोई चर्चा हो पाए, ना कुछ भी राज्य में हो पाए। तो इसका मतलब है कि चुनावी वादे भी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जनता से करती है कि सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे और ये करने के लिए चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, सुविधा देने का जिक्र हो, ये सारी चीजें बेमानी, क्योंकि तय कौन करेगा? एलजी करेगा। अब हमें लगता है कि एक स्थिति 30 साल पहले इसलिए देख लीजिए
क्योंकि नई स्थिति तो यह है कि सभी फाइल एलजी के पास जाएगी, सारे फैसले एलजी के सहमति से लिए जाएंगे, मंत्रिमंडल अपने आप में कोई निर्णय नहीं ले सकता है, चुनावी वादों को लागू कराने पर भी लगाम है एक लिहाज से, वोट बैंक के लिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो आम आदमी पार्टी ही मौजूदा वक्त में क्या ना, झोपड़पट्टी आपको वोट बैंक बनाना है तो झोपड़पट्टी के लिए कुछ निर्णय लेने होंगे, वह बिना एलजी के सहमति के आप नहीं ले पाएंगे। मिडिल क्लास को कुछ सुविधाएं देनी है, टैक्स कम करना है, घरों को लेकर कुछ भी करना है, बिना एलजी के जानकारी के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। महिलाओं को सुविधाएं देनी है, बस में और मेट्रो में फ्री में सफ़र कराना है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि याद कीजिए, जब मोहल्ला क्लिनिक का ही जिक्र था तो एलजी उस फाइल पर बैठ गए थे और 9 दिन तक धरने पर दिल्ली की वह सरकार को बैठना पड़ा जिसे जनता ने चुना था। यहीं से सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिर यह विचार मोदी सरकार के भीतर आया क्यों, आखिर यह सवाल उठा क्यों, और अगर यह सवाल उठ गया है तो उसका सच क्या वाकई 1991 के उस हिस्से में छुपा हुआ है जिसका जिक्र मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार कर रही है। क्योंकि 1991 में जो जेएनसीटी एक्ट लागू किया गया, उसका जो अनुच्छेद है 239 AA, उसमें केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया था दिल्ली को। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज जहन में अपने आप जरूर रखिएगा, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, सत्ता में आने के लिए इन्होंने अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में तीनों ने जिक्र किया है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा हम दिला देंगे अगर सत्ता में आएंगे तो। बीजेपी ने भी किया है, वह बीजेपी जो अभी केंद्र में सत्ता में है, जो यह निर्णय ले रही है कि अब यहां के मुख्यमंत्री या चुनी हुई सत्ता के सारे पावर एलजी के हाथ में सौंप दिए जाए। यह बात निकलती कहां से है? हमको लगता है इसलिए जरूरी है क्योंकि 1991 में दिल्ली विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति हासिल थी, दी गई 3 चीजों को छोड़कर। पहला सार्वजनिक व्यवस्था, दूसरा जमीन लैंड, तीसरा पुलिस। इन तीनों से इतर कानून बना सकती थी दिल्ली की सरकार जो चुनकर आएगी। इसीलिए केंद्र शासित राज्य में चुनाव महत्वपूर्ण हो गया, जनता के बीच नेताओं का जाना चुना जाना ये एक पूरी प्रक्रिया हो गए। इस दौर में बीजेपी ने भी सत्ता भोगी, कांग्रेस ने भी भोगी और अब आम आदमी पार्टी भोग रही है। अब सवाल है कि इसका जो 239 AA अनुच्छेद है, जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, 1991 के अधिनियम का जो अनुच्छेद 44 है, उसमें जब झांकना शुरू कीजिएगा तो अनुच्छेद 44 कहता है कि उपराज्यपाल यानी एलजी के सभी फैसले जो उनके मंत्रियों या अन्य की सलाह पर लिए जाएंगे उन्हें उपराज्यपाल के नाम पर उल्लेखित करना होगा। यानी यह मैसेज दिया जा रहा है कि दरअसल इस बात को समझिए, उस समय ही यह माना गया था कि उपराज्यपाल ही दिल्ली का दिल है, उपराज्यपाल ही बेस है। सवाल यह है कि अगर आप संविधान को पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति बड़ा ताकतवर होता है भारत का, लेकिन वो रबर स्टाम्प क्यों है यह भी समझने की जरूरत है, क्योंकि जनता राष्ट्रपति को नहीं चुनती है। सनराइज समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।